हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं ये सारे क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय के सैम्पल पेपर, PYQs और NCERT को अच्छे से एनालिसिस कर करके डाला गया है। तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो इस बार अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्लियर ना? तो इसमें सबसे पहले वीडियो में हम रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर करने वाले हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव और केस बेस्ड क्वेश्चन सारे कवर किए जाएंगे। क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि f ऑफ t इक्वल टू a साइन इनवर्स t। क्लियर है? इसका डोमेन क्या होगा? तो हम लोग को पता ही है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। इसका डोमेन हो जाएगा यहाँ पे -1 to 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी डोमेन सेम रह जाएगा -1 to 1। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये तुम्हारा हो जाता है क्वेश्चन इस टाइप से, मान लो f ऑफ x इक्वल टू हो जाता है ये साइन इनवर्स x अगर हो जाता, तब इसका डोमेन क्या हो जाता? तब इसका डोमेन हम लोग लिखते कितना? 0 to 1। क्या लिखते हैं? 0 to 1। 0 to 1 क्यों? क्योंकि अगर हम -1 to 1 रखें, -1 to 0 में इसका वैल्यू हम रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव देगा, और रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ रहा स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू, तो इसका डोमेन तो 0 to 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका डोमेन क्या हो गया? -1 to 1, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है? पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। ए रिलेशन आर इक्वल टू a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज लेस देन 2 डिफाइंड ऑन द सेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इज रिफ्लेक्सिव। कहा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन होता है ये डिफाइन होना चाहिए r a के लिए। क्लियर ना? तो ये डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो 1, 1 को देखते हैं, तो 1 - 1 0 आएगा। क्लियर है? तो 1 - 1 0 आएगा, मतलब ये लेस देन 2 है। फिर 2 - 2 क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लेस देन 2 हो जाएगा। 3 - 3 क्या हो गया? 0। 4 - 4 क्या हो गया? 0 हो गया। 5 - 5 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब कि असर्शन क्या है? सही है। रीजन का हम लोग देख लेते हैं। A relation R on the set A is said to be reflexive if A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। क्लियर ना? तो लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या है कि A, A belongs to क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। ये किसका डिफिनेशन दिया हुआ है? ये ट्रांजिटिव का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है? गलत है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पे कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। क्लियर है? तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? -π/2 to π/2 तक होता है। क्लियर ना? और cot इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? ये होता है 0 to π तक होता है। क्लियर है? तो tan इनवर्स √3 का अगर हम बात करते हैं तो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा π/3 हो जाएगा, और ये माइनस, और ये cot इनवर्स -√3। तो cot इनवर्स -√3, ये पहले cot इनवर्स √3 कहाँ पे होता है? ये होता π/6 पे है, लेकिन ये क्या लगा हुआ? नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? π-π/6 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया? ये π/3, और ये π-π/6 तो कितना आ जाएगा? -5π/6 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये तो 6 आ गया। ये 2π - 5π कितना आ जाएगा? ये 3π आ जाएगा, मीन्स ये π/2 आ गया।
तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉरी -π/2 आ गया, ये कितना आ गया -π/2, मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि जैसे अगर तुम साइन इनवर्स में यहाँ पर का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा, क्या रहा, पॉजिटिव रहा, तो ये आंसर इसका क्या चीज में रह जाएगा, पॉजिटिव में ही रह जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देकर के बता रहे हैं, साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। लेकिन यही तुम्हारा क्या रहता है, साइन इनवर्स -1/√2 अगर होता है तो इसका वैल्यू कितना रह जाएगा, -π/4 हो जाएगा। तो ये साइन के साथ और कोसेक के साथ और टेन के साथ इस टाइप का रूल फॉलो होगा कि अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट हम पॉजिटिव में डायरेक्ट एंगल लिख लेंगे, अगर नेगेटिव है तो एंगल क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट नेगेटिव में लिख लेंगे। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कॉस के साथ, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तब तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस समथिंग आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, तो जैसे कॉस इनवर्स अगर लिखा हुआ है 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। लेकिन वही लिखा रह गया कितना, कॉस इनवर्स -1/√2 लिखा रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये रूल कौन कब कब फॉलो होगा, तो ये कॉस के लिए फॉलो होगा, सेक के लिए फॉलो होगा और साथ ही साथ कॉट के लिए फॉलो होगा। तो ये ध्यान हमेशा रखना है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी सेशन रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो कहा जा रहा है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में इन्वर्टिबल होगा, या मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो, इन्वर्स होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कोई भी फंक्शन का उसको 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ऑन टू नहीं होता है, उसको रीडिफाइन करके हम लोग 1 ऑन टू बनाते हैं, तब जाकर के उसका इन्वर्स हम लोग बनाते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया कि मतलब कोई भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में इन्वर्स नहीं होता। क्लियर ना, आगे देखते हैं। फिर कहा जाता है इन्वर्स ऑफ द tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू R। हाँ, ये tan के लिए सही है। क्लियर है। तो पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो वैलिड है किसके लिए, ये x बिलोंग्स टू R जो वैलिड है सिर्फ दो ही के लिए वैलिड है। किसके लिए, एक tan इनवर्स x के लिए वैलिड है और cos इनवर्स x के cot इनवर्स x के लिए वैलिड है। tan इनवर्स x के लिए वैलिड है और cot इनवर्स x के लिए वैलिड है। और बाकी sin इनवर्स x हो या फिर cos इनवर्स x हो या फिर sec इनवर्स x हो या फिर cosec इनवर्स x हो, ये उसके लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है। क्योंकि इसका जो डोमेन हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो डोमेन हो जाएगा ये -1 to 1 हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं cos इनवर्स x का, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 के लिए वैलिड है। बस यही दो फंक्शन है जो कि तुम्हारा क्या है, ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है। क्लियर है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos -7π/3। क्लियर ना। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 7π/3। क्लियर ना। फिर आगे ध्यान देना, cos इनवर्स cos, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2π + π/3। क्लियर ना। तो 2π + थीटा क्या होता है, cos 2π + थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा ही हो जाता है, क्योंकि ये कहां जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्लियर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, cos इनवर्स cos, ये कितना हो जाएगा, π/3। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, π/3। क्लियर है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ये π/3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है ए फंक्शन f such that R2 are defined by f of x equal to 1 + x to the power 4
क्लियर है? तो ये ध्यान देना, यहाँ पे जो x की जो पावर है इवन है, x की जो पावर है क्या है, इवन है। तो अगर x की पावर अगर इवन रहेगा तो ये कभी भी 1-1 तो नहीं होगा। क्लियर है? 1-1 क्यों नहीं होगा? जैसे कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना देगा, ये रिजल्ट ये 2 दे देगा। -1 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट ये क्या देगा, 2 देगा। मतलब 1 पुट करने से भी रिजल्ट 2 दे रहा है और -1 पुट करने से भी रिजल्ट क्या दे रहा है, 2। तो ये क्या हुआ, ये 1-1 तो नहीं हुआ। और ऑन टू का बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है R2R, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर भी और नेगेटिव रियल नंबर भी। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू पुट करोगे, पावर इवन है तो रिजल्ट इसका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू रह जाएगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ना 1-1 होगा ना ऑन टू होगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है cos इनवर्स 2x - 1, तो इसका क्या निकालना, हम लोग को डोमेन फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि cos इनवर्स x का जो वैल्यू होता है -1 to 1 होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2x - 1 लिखा हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे, 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो इस 1 को हटाने के लिए पहले हम 1 ऐड करेंगे। 1 अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 हम डिवाइड करेंगे सभी में, ये 0 में 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा। ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0 to 1, 0 पे भी क्लोज और 1 पे भी क्या आ गया, क्लोज। तो 0 to 1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों पे क्लोज, 0 पे भी क्लोज और 1 पे भी क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे ध्यान देते हैं, ये फिर से सेशन रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन्वर्टिबल ओवर देयर इंटायर डोमेन से। इन्वर्स पॉसिबल होना या फिर इन्वर्टिबल बोलना, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, तो इस लैंग्वेज में कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है। तो ये कहा जा रहा है क्या, सेम थिंग है, तो इसको छोड़कर के आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना? The function f such that natural to natural is defined by n plus 1/2 if n is odd, if n is even, n/2 if n is even। क्लियर है? तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या कि ये बाइजेक्टिव है या फिर 1-1 बट नॉट ऑन टू है, या फिर ऑन टू बट नॉट 1-1 है, नाइदर 1-1 और नॉर ऑन टू है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑड नंबर अगर लेकर के चलते हैं इनका, तो हमको इस फंक्शन का यूज करना है। अगर इवन नंबर लेके चल रहे हैं तो हम लोग को इस इक्वेशन का यूज करना है। क्लियर है? तो अगर हम ऑड नंबर पुट करते हैं तो क्या, 1 + 1/2 = 1, फिर 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 + 1/2 = 2, और फिर अगर हम 5 पुट करते हैं तो कितना आ गया, 5 + 1/2 = कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 ये सब मिलता चला जाएगा हम लोग को। ठीक है? वैसे ही अगर हम यहाँ पे इवन पुट करके देखते हैं तो इवन मतलब कि 2/2 = 1, फिर हम 4 पुट करते हैं तो 4/2 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 6/2 = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 मतलब जो भी नेचुरल नंबर हम चाहेंगे सारा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर ही है, मतलब ये ऑन टू तो है, ये ऑन टू तो है। लेकिन हम बात करते हैं क्या ये 1-1 है या नहीं है, तो ये 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है, 2 भी पुट कर रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1-1 नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये ऑन टू तो है लेकिन 1-1 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे। यहाँ पे डोमेन पूछ रहा है 2x का, मतलब कि सॉरी cos इनवर्स 2x का डोमेन पूछ रहा है। तो हम लोग को पता ही है कि cos इनवर्स x, जहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, -1 to 1 होता है। तो वैसे ही हम लोग लेके चलते हैं क्या, 2x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो -1/2, x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मतलब x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -1/2 to 1/2
2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। क्लियर है? इस टाइप का अगर क्वेश्चन हम रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये सब क्वेश्चन को सोल्व करना तो जान ही लो और साथ ही साथ याद भी कर जाओ, ताकि अगर क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट आंसर लगाए, टाइम सेव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक इनवर्स -√2 और -tan इनवर्स 1/√3। तो ध्यान देना, सेक के लिए क्या बताए थे? ये पहले सेक इनवर्स मतलब √2 सेक कहाँ पे होता है? तो √2 कहाँ? पाई/4 पे होता है। लेकिन बताए थे क्या ये नेगेटिव है? तो नेगेटिव में हम क्या बताए थे? सेक के लिए, कॉट के लिए और कॉस के लिए पाई माइनस क्या बताए थे? नेगेटिव है तो पाई माइनस, अगर पॉजिटिव है तो जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट रह जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे माइनस नहीं लगा होता, लिखा रहता है क्या? सेक इनवर्स √2 लिखा रहता, तो सेक इनवर्स √2 अगर लिखा रहता तो डायरेक्ट हम वैल्यू पाई/4 लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है? -√2 है, तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई/4 माइनस, और tan इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 tan कहाँ पे होता है? तो ये पाई/6 पे होता है, तो पाई/6 माइनस ये क्या हो? ये माइनस पाई/6। क्लियर है? तो इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ये 6 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 12 पाई माइनस 3 पाई और ये -2 पाई। तो 3 -3 -2 -5, 12 माइनस कितना आ जाएगा? ये 7 पाई/12। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। क्लियर है? इजी ही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। क्लियर है? तो ये √3 कहाँ पे होता है? 10 पाई/3 पे, तो ये पाई/3 माइनस, और ये सेक इनवर्स -2 है, ये 2 कहाँ पे होता है? तो ये 2 होता है कहाँ पे? पाई/3 पे 2 होता है। क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई/3। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? पाई/3, पाई माइनस पाई/3 कितना आ जाएगा? या फिर माइनस पाई और ये माइनस माइनस प्लस पाई/3 आ गया, तो ये कितना आ गया? 2 पाई/3 माइनस पाई। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -पाई/3। तो -पाई/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, A and B are two sets with m element and n element respectively. M is less than n. Clear है? How many onto function can be defined from set A to set B? अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं याद है तो हम समझा तो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये सेट ए है और ये क्या है? सेट बी है। इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं कि इसमें A1 A2 A3 तीन एलिमेंट है और यहाँ पे क्या है? B1 B2 B3 और ये B4। क्लियर है? तो 1 1 चाहिए, मतलब एक का साइन एक के साथ ही होना चाहिए। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि ये 3 पर्सन है, जो कि इसके लिए कितने चेयर है? 4 चेयर है। क्लियर ना? तो A1 को बैठने का कितना तरीका? 4। A1 को बैठने के कितने तरीके? 4। या तो B1 B2 B3 B4, किसी एक पे ये बैठ गया होगा। तो A2 के बैठने के कितने तरीके? 3। और A3 के बैठने के कितने तरीके? ये हो जाएंगे तुम्हारे 2। क्लियर ना? 4 इंटू 3 इंटू 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वैसे ही यहां पे बोला जा रहा है क्या कि कहा जा रहा है क्या? द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 12, गिवन वाई आर इक्वल टू a comma b such that mod of a minus b is a multiple of 4, then equivalence class 1 is, तो equivalence class 1 is कहा जा रहा है mod a minus b। क्लियर ना? तो 1 -1
जीरो आएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा ये भी। फिर 1 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा, अगर मॉडुलस लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 9 तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। फिर और कोई एलिमेंट आएगा, 1 माइनस 12 नहीं आएगा, तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, वो 1 आ गया, 5 आ गया और 9 आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इक्विवेलेंस क्लास कौन सा हो जाएगा 1 का, 1, 5 और 9, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, फिर से सेशन का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 इज 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो ये कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉस इनवर्स कॉस ये हो जाएगा कितना, पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर ना, तो पाई प्लस कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा कितना, कॉस इनवर्स। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि इसे हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाना है। क्लियर ना, तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, क्योंकि ये 12 पाई माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, कॉस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 5 पाई बाई 6। क्लियर है, तो ये पहला मेरा क्या है, सही है, असर्शन तो सही हो गया। सेकेंड अगर हम बात करते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई एंड 0 to पाई एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग टू 0 to पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट बोले थे 0 to पाई के लिए। तो मेरा हमारा ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2। तो ये हो जाएगा सबसे पहले tan इनवर्स 2 sin ये 4 cos इनवर्स √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्लियर ना, तो पाई बाई 6 मतलब ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 sin ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 2 पाई बाई 3। क्लियर है, और ये 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 2 sin पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर ना, तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ये 2 sin पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा, मतलब ये sin पाई बाई 3 आ गया। क्लियर ना, और sin पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, तो sin पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाता है ये tan इनवर्स 2 sin पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो ये आ गया कितना, √3/2। तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये tan इनवर्स √3 और √3 कहाँ पे होता है 10, तो सबको पता है पाई बाई 3 पे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। क्लियर ना, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ये हो गया कितना, tan पाई प्लस पाई बाई 6। तो tan पाई प्लस पाई ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये tan पाई बाई 6 रह जाएगा और ये रिजल्ट कितना आ गया, पाई बाई 6। क्लियर है, नेक्स्ट let A be the set of the triangles in plane and R be the relation defined on R as R T1 T2 such that T1 is similar to T2। फर्स्ट कहा जा रहा है क्या, so that the relation R is an equivalence relation। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना, चेक क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा। क्लियर ना, तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है,
A कॉमा A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे T1 कॉमा T2, मतलब कहने का मतलब T1 इज सिमिलर टू T1, मतलब कि जितना भी ट्रायंगल होता है सारे ट्रायंगल अपने आप के क्या होता है, सिमिलर ही होता है। क्लियर ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू सेल्फ, अपने आप का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना? अब हम लोग चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना। सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या होता है, सिमेट्रिक का डिफिनेशन होता है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड देन B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ध्यान देना, अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो कह रहा है कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो ऑब्वियस है कि T2 सिमिलर टू T1 होगा। देन T2 सिमिलर टू T1, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं क्या, हेंस R इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्लियर ना? अब हम बात करते हैं किसका, ट्रांजेटिव का। तो ट्रांजेटिव का डिफिनेशन क्या है, तो ट्रांजेटिव का डिफिनेशन है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्लियर ना? तो ऑब्वियस है कि अगर कहा जा रहा है कि T1 सिमिलर टू T2 1 मान लो, और T2 इज सिमिलर टू T3 इसे 2 मान लो, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 T1 इज सिमिलर टू T3। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजेटिव। तो अब कहा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजेटिव भी हो गया, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर ना? क्वेश्चन यही था ना? हाँ। और सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? तो T1, T2, T3 यहां पर रिलेटेड क्या होगा, इक्विवेलेंस के लिए रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, ध्यान देना, एक बार देख लेते हैं, सॉरी, 3, 4, 5, 5, 12, 13, ये है 3, 4, 5, फिर क्या है 5, 12, 13, 5, 12, 13 और है 6, 8, 10, 6, 8 और ये 10। क्लियर ना? तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, बाकी सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम साइड बाय कंपेयर करते हैं, मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये पता है ना सभी को कि क्रॉसपोंडेंस साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रोपोर्शनल होगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर होगा, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान देना, 3 अपॉन 6 और ये कितना आ गया 4 अपॉन 12 और ये कितना है 5 अपॉन 10। तो सभी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये भी 1/2, ये सॉरी यहाँ पे 8 है, ये 1/2, 1/2 और ये 1/2।
तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करते हैं तो 3/5, 4/12, 5/13 ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये सिमिलर नहीं होगा। क्लियर नहीं, हम लोग को अच्छे से दिखाना पड़ेगा। चलो दिखा ही लेते हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो एग्जाम में लिखने के लिए हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, साइड्स दिया हुआ है कितना, 3, 4, 5, और दूसरे ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है, दूसरे ट्रायंगल का साइड दिया 5, 12, 13, 5, 12, 13, ये T1 दिया हुआ था, ठीक है। और T2 दिया हुआ है कितना, T2 दिया हुआ है 5, 12, 13, क्लियर ना। और T3 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है 6, 8 और 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किस में, T1 एंड T2 में, क्लियर है। तो T1 एंड T2 में कंपेयर करते हैं तो 3/5, ये 3/5 नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/12 नॉट इक्वल टू 5/13। तो ये क्या हो जाएगा, T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, क्लियर ना। वैसे हम लोग कंपेयर करते हैं T2 और T3 में, अगर कंपेयर करते हैं तो T2 और T3 में कंपेयर करोगे कितना आ जाएगा, 5/6 नॉट इक्वल टू 12/8 नॉट इक्वल टू 13/10, क्लियर ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, T2 नॉट सिमिलर टू T3। अब कंपेयर करते हैं किससे, T3 और T1 में। तो T3 और T1 में कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/3 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/5, मतलब 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2/1। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं T3 सिमिलर टू T1, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। तो ये लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा हम लोगों को कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में चल सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, सो डैट x बिलोंग्स टू R सच डैट -x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 डिफाइंड बाय f of x x upon 1 plus mod x belongs to R is 1 1 and onto function। मीन्स चेक करना है कि ये 1 1 और onto है। तो हम लोग को पता है कि 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, 1 1 चेक करने के लिए हम लोग को करना ये होता है, f of x1 इक्वल टू f of x2 लेकर के चलते हैं। और अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखो मॉडुलस लगा हुआ है तो हम कंडीशन लेकर के चलेंगे कि केस 1 में क्या, कि x इज क्या हो, ग्रेटर देन 0। और हम एक दूसरा केस लेकर के चलेंगे, केस 2, जहां पे x तुम्हारा क्या हो, लेस देन 0 हो। अगर हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ग्रेटर देन 0, तब ये क्या हो जाएगा, x1/1 प्लस x1 इक्वल टू x2 ये आ जाएगा 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू आ जाएगा x2 प्लस x1 x2, क्लियर ना। x1 x2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, क्लियर ना। जब हम ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं तब तो ये डिफाइन हो रहा है। अब हम लेस देन 0 लेकर के चलते हैं तब क्या होता है, x1 अगर ये नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो मॉड से बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएगा, -x1 इक्वल टू x2/1 माइनस x2, क्लियर ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, क्लियर ना। x1 x2 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों केसेस में तुम्हारा क्या रहा, डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, 1 1 होगा। अब हम बात करते हैं किसका, अब ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए हम चलते हैं, यहां पे भी हम लोग को 2 केस लेकर के चलना पड़ेगा। 2 केस क्या,
वही 4/2। तो केस 1 वही x ग्रेटर देन 0 और केस 2 x लेस देन 0। यहां पे क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। यहां पे भी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/1 माइनस x हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे करना है क्या है, x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस बाई एक्स इक्वल टू x। क्लियर है। तो इस टर्म को उस साइड लेकर के जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस y आ गया, 1 माइनस y को नीचे लाते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा y/1 माइनस y। क्लियर ना। तो और यहाँ पे भी सेम हम लोग सोल्व करते हैं तो ये y माइनस बाई एक्स इक्वल टू x हो जाएगा। y माइनस एक्स को उस साइड लेके चले जाते हैं तो y इक्वल टू और x कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस y आ जाएगा। और तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू y/1 प्लस y आ जाएगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो दिया हुआ है क्या, कोडोमेन जो इसका दिया हुआ है ये डोमेन है और ये सिंपली क्या है, कोडोमेन है। बस हम लोग को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो -1 to 1 के बीच में इसका वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा -1 से 1 के बीच आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 से 1 के बीच आएगा। तो हेंस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। और यहां से क्या हो गया था, ये फंक्शन क्या था, 1 था, मतलब ये 1 भी है और ये क्या है, ऑन टू है। और हम लोग को प्रूफ भी यही करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, f such that a to be defined by f of x such that x minus 2 upon x minus 3 where a equal to r minus 3 and b equal to r minus 1 discuss the bijective of the function। कि मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, मतलब कि 1 1 और 1 2 दोनों है या नहीं, बस ये चेक करना है। क्लियर ना। तो यहाँ पे भी अभी भी बताए थे कि f of x1 इक्वल टू f of x2 लेकर के चलता है और अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा। तो हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्या, f of x1 इक्वल टू f of x2। तो ये कितना आ गया, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 और ये कितना हो जाएगा, -3x1 और ये -2x2 और ये माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तो x1 x2 और ये -2x1 और ये -3x2 और ये माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये x1 x2 और ये x1 x2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा और ये 6 और 6 भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 3x2 को इधर लेकर के आएंगे तो ये -3x2 इधर आएगा तो प्लस में और -2x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। -3x1 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ गया, x1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज f इज 1 1, f इज 1, मतलब ये क्या हो गया, 1 1 होगा। अब हम लोग को चेक ये करना है ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखेंगे और x का वैल्यू क्या करेंगे, y के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, एक्सप्रेशन यही था ना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाई x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x को इधर लाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 और 3y को साइड कर लेते हैं तो 3y माइनस 2 आ गया। क्लियर है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो यहाँ पे हम कोडोमेन को देखते हैं। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर 1 को एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखो ऑल रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन 1 नहीं पुट कर सकते, 1 को बाहर ही किया गया है। तो ये क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
कि ये ऑन टू भी हो जाएगा, मीन्स दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। प्रूव दैट tan 1/2 sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ से, LHS से चलते हैं, क्लियर ना। तो LHS में यह है क्या तुम्हारा tan 1/2 sin इनवर्स 3/4, क्लियर ना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या नहीं, ये जो टर्म है इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, मीन्स लेट 1/2 sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, मीन्स ये कितना आ गया sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 3/4, क्लियर ना। और हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा को कितना लिख सकते हैं, हम लोग को फॉर्मूला पता है sin 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, क्लियर ना। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि tan थीटा को एज्यूम कर लेते हैं t, जैसे कि सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 8t इक्वल टू 3 प्लस 3t स्क्वायर, सारे टर्म्स को एक साइड लेके चले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ये 80 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -80 और ये +3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू हम लोग निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या होता है -b की जगह पे कितना है -8 है, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² कितना हो गया -8 स्क्वायर -4 इंटू 3 अपॉन 2a, मीन्स 2 इंटू a की जगह पे कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया t इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कितना 64 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 अपॉन 6, क्लियर है। तो ये t इक्वल टू आ गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 8 और ये 20√28 अपॉन 6, क्लियर है। यहाँ से 4 को 7 इंटू 4 मीन्स 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना t इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2√7 अपॉन 6, t इक्वल टू 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो t इक्वल टू यहाँ पे दो वैल्यू आया हमारा, एक 4 प्लस √7 अपॉन 2 और t इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस √7 अपॉन 2, क्लियर है। t कहने का मतलब मेरा कितना आ गया ये tan थीटा इक्वल टू 4 माइनस √7 अपॉन 2 आ गया, क्लियर है। अब ध्यान देना हम लोग को लिखा हुआ क्या था, ये tan कितना था tan 1/2 sin इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 3/4, क्लियर है। और इस टर्म को हम लोग क्या मान लिए थे थीटा मान लिए थे, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया ये tan इनवर्स 4 माइनस √7 अपॉन 2, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग,
तो कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स 4 माइनस √7/3। तो रिजल्ट क्या आ गया, tan इनवर्स क्या हो गया, ये 4 माइनस √7/3 इक्वल टू ये कितना आ गया, RHS आ गया। क्लियर है। अगर मान लो एग्जाम में ये पूरा प्रोसेस ध्यान नहीं रहा तो क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली करना क्या है, ये जो पार्ट है इसको थीटा मानना है, इसको क्या मानना है, थीटा मानना है। मतलब ध्यान देना, मतलब कि अगर नहीं मान लो पूरा ये प्रोसेस समझ में आया, ठीक है, अगर आ गया तो सबसे अच्छी बात है, मतलब इतना प्रोसेस कर लोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। मान लो ये प्रोसेस स्टेप्स याद नहीं रहा तो हम लोग को करना क्या है, करना बस इतना है हम लोग को कि ये जो लिखा हुआ है tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3 प्रूफ करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, LHS से चलेंगे तो जरूर, ठीक है, और फिर कर लेंगे क्या, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, इससे हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, और यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना, tan थीटा इक्वल टू ये जो राइट वाला पार्ट है इसको लिख लेंगे 4 माइनस √7/3, और यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4 माइनस √7/3, और ये वैल्यू को यहां रख देंगे, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4 माइनस √7/3, और डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख लेंगे, 4 माइनस √7/3। ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इतना कर दोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अगर ये पूरा स्टेप्स याद नहीं रहा तो ऐसा करना, अगर याद रहा तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, तो हम लोग लिखेंगे इसे कितना, कॉस इनवर्स कॉस, इसे लिख सकते हैं कितना, 12 पाई प्लस पाई/6, मतलब ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स कॉस, सेपरेट कर लेंगे तो ये 2 पाई प्लस पाई/6, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये कॉस इनवर्स 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस पाई/6 आ जाएगा। इनसे रिजल्ट कितना आ गया, पाई/6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये tan इनवर्स √3 है, तो √3 कहाँ पे होता है, पाई/3 पे होता है, तो ये तो पाई/3 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस सेक इनवर्स -2 को पहले 2 कहाँ पे होता है, सेक इनवर्स 2 का वैल्यू कहाँ पे होता है, ये होता है, ये भी पाई/3 पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में क्या बताए थे, कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, ये पाई माइनस पाई/3, तो ये कितना आ गया, पाई माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये पाई/3 तो ये कितना आ गया, 2 पाई/3 माइनस पाई, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -पाई/3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी इजी था। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1-2 रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा रिजल्ट, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सबको पता होगा। तो अगर इसको हम लिख लेते हैं कितना, cos थीटा अगर लिख लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सप्रेशन लिखा हुआ क्या है, tan इनवर्स, ये है cos x/1 माइनस साइन x लिखा हुआ है। क्लियर है। और साथ ही साथ एक और रिजल्ट हम लोग ध्यान रखेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। और तो इसको अगर साइन थीटा अगर लिखे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा,
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स cos x को हम लोग लिख सकते हैं ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 को लिख सकते हैं कितना, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। क्लियर है? और डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के टर्म को अगर अच्छे से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, a प्लस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा कितना, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 टू द होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और हम लोग करते क्या है, cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 और ये माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। क्लियर है? तो ये कितना आ गया, ये tan इनवर्स ये 1 प्लस tan x बाई 2 और नीचे कितना आ गया, 1 माइनस tan x बाई 2। क्लियर है? आगे ध्यान देना, यहाँ पे tan इनवर्स ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कितना, tan पाई बाई 4 और ये प्लस कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। क्लियर है? तो ध्यान देना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला पे ये सेट है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्लियर है? तो ये कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, दिया हुआ है क्या, ये cos इनवर्स साइन cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 3 लिख लिए। क्लियर है? और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग को पता है कि √3/2 होता है, तो ये कितना हो गया, cos इनवर्स √3/2 और cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी करवाए हैं। तो cos इनवर्स 2x माइनस 2 है, तो हम लोग को पता है कि डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स x का -1 to 1 होता है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -3 है तो +3 +3 +3 करेंगे, अगर +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये जो है 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, तो हम 2 क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सभी साइड, 2 डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ जाएगा, तो यहाँ से डोमेन क्या आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 to 2 हो गया, 1 पे भी क्लोज, 2 पे भी क्या आ गया, क्लोज आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, इस इक्वेशन पहले ही करा चुके हैं हम लोग,
फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, cos x से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या हो जाता है, ये tan x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्लियर है। और ये tan इनवर्स 1 को कितना लिखेंगे, tan पाई बाई 4, और ये माइनस कितना हो गया, tan x अपॉन ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4, और ये प्लस कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसे 1 प्लस यहाँ पे 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये tan पाई बाई 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्मूला पे सेट हो गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि a की जगह पे पाई बाई 4 है और b की जगह पे कितना है, x है। तो ये आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस x आ गया। ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। ये है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान देना, दिया हुआ है क्या, ये एक क्लासरूम टीचर इज keen to assess the learning of the student, the concept of relation taught to them. She writes the following 5 relations, each defined on the set A 1, 2, 3 and R1 रिलेशन दिया हुआ है तुम्हारा 2, 3, 3, 2 मीन्स ये सब रिलेशन दिया हुआ है। तो कहा क्या जा रहा है, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द एबव रिलेशन। फर्स्ट में कहा जा रहा है क्या, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी क्या होता है कि a कॉमा ए होना चाहिए, मतलब सेम सेम। क्लियर है। तो हम लोग तो पहले चेक कर लेंगे सेम सेम किस में है, मतलब कि अगर 1, 2, 3 तो 1, 1, 2, 2, 3 होना ही चाहिए। क्लियर है। तो जिसमें अगर रहेगा 1, 1 का ऑर्डर पेयर रहेगा, 2, 2 का ऑर्डर पेयर रहेगा, 3, 3 का ऑर्डर पेयर रहेगा, मतलब ये तीनों ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए। तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो ऐसा किस में है, तो फर्स्ट वाले में तो नहीं है, सेकेंड वाले में भी नहीं है, और ये थर्ड वाले में भी नहीं है, और ये यहाँ पे इसमें है, ये R4 होगा शायद, ठीक है, और ये R5 है। ठीक है। तो ये थर्ड वाले में 1, 1, 3, 3, 2, 2 तो इसमें है, और ये फिफ्थ वाले में भी है, ये 1, 1 यहाँ है, 3, 3 यहाँ है, 2, 2 यहाँ है। तो मतलब कि 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये ऑल 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आर लाइज हियर। क्लियर ना। तो ये रिफ्लेक्सिव, ये दोनों रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन बोला क्या जा रहा है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है a, b एंड b, c अगर लाइज कर रहा है तो a, c भी लाइज करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, 1, 2 लाइज कर रहा है, 2, 1 लाइज कर रहा है, तो 1, 1 लाइज करना चाहिए, तो 1, 1 लाइज कर रहा है, सही है। यहाँ पे 2, 3 और 3, 2 लाइज कर रहा है, तो 2, 2 भी लाइज करना चाहिए, तो 2, 2 भी क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। क्लियर है। अब आगे ध्यान देना, 3, 2 एंड 2, 1, 3, 2 एंड 2, 1। क्लियर है। तो 3, 2 यहाँ पे है और 2, 1 यहाँ पे है, तो 3, 1 भी लाइज करना चाहिए था, तो 3, 1 इसमें लाइज नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1, 1, 2 है, तो 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 ये सेल्फ में ही है ही, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक का क्या डिफिनेशन है, तो सिमेट्रिक का डिफिनेशन है कि a, b अगर लाइज कर रहा है तो b, a भी लाइज करना ही चाहिए। तो यहाँ पे सिमेट्रिक ये नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये R4 क्या हो जाएगा, मेरा पहले का आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो यहाँ पे देख लो,
ये 2,1 यहाँ पे है तो 1,2 है, 2,3 है तो 3,2 है। तो ये वाला ये जो है सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव तो पहले ही हम चेक कर ही चुके थे कि रिफ्लेक्सिव है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा 5th नंबर और सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिटिव के का भी अभी भी चेक किए थे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये R5 हो जाएगा। क्लियर है। फिर थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है, थर्ड नंबर में कहा जा रहा है ए आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो सिंपली रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए क्या चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3, जिसमें नहीं है वो चेक कर लो। तो फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में ये तीनों एलिमेंट नहीं है, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है। यहाँ पे 1,1 सिर्फ है, 2,2 और 3,3 नहीं है, तो ये मतलब ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है। अब कहा जा रहा है क्या, सिमेट्रिक हो लेकिन ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो ये तीनों जो है ना, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तीनों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव 2,3, 3,2, तो 2,2 लाइज करना चाहिए था, तो 2,2 लाइज नहीं करा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान देना, ये 1,2 है और ये 1,3 और 3,2 है, तो 1,2 लाइज करना चाहिए, तो 1,2 लाइज कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1,2, 2,1, 1,1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी लाइज कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो पहला ही है जो कि क्या होगा, सिमेट्रिक तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टूडेंट्स of a school are taken to a railway museum to learn about railway heritage and his history. An exhibit in the museum depicted many rail lines on the track near the railway station. Let L be the set of all rail lines on the railway track and R be the relation on L defined by L1, L2. L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. Clear ना? On the basis of the above information, answer the following question. Find whether the relation R is symmetric or not. तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, कह रहा है कि A, B अगर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन R में, तो B, A भी डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो ऑब्वियस है कि L2 पैरेलल टू L1 होगा, तो ये पहला तुम्हारा क्या होगा कि हाँ ये सिमेट्रिक होगा। सिंपल है, क्योंकि L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 पैरेलल टू L1 होना ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फाइंड वेदर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव और नॉट, तो ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो अब ध्यान देना, ट्रांजिटिव का क्या होता है, A, B एंड B, C अगर डिफाइन हो रहा है तो A, C भी डिफाइन होना चाहिए। ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहा जाता है कि A, B और B, C अगर डिफाइन है तो A, C भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर L1 पैरेलल टू L2 है एंड L2 पैरेलल टू L3 है, तो कहा जा रहा है कि एक लाइन L1 पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू L3 है, तो ऑब्वियस है कि L1 और L3 भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड वाले में क्या कहा जा रहा है, थर्ड वाले में कहा जा रहा है इफ वन ऑफ द रेल लाइंस ऑन द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 2, देन फाइंड द सेट ऑफ रेल लाइंस इन R रिलेटेड टू इट। क्लियर है। तो पैरेलल लाइंस चाहिए ना हम लोग को, तो स्लोप क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेम होना चाहिए, मतलब कि y इक्वल टू 3x प्लस सी। अब c को क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 करते जाओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेट बनता जाएगा। बस इतना ही है, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। An organization conducted bike race under the different categories, boys and girls. There were 28 participants in all. Among of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms 2 sets B and G with these participants for his college project. Let B equal to B1, B2, B3 and G equal to G1, G2.
where B represented the set of the boys selected and G be the set of the girls selected for the final race. तो बेस्ड ऑन द above information solve the following question. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फॉर बी टू जी. तो कितने रिलेशन, मतलब सेट एम बी में क्या है, बी में दिया हुआ है B1 B2 B3, क्लियर है. और जी में क्या दिया हुआ है, जी में दिया हुआ है G1 एंड G2. इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है. तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m इंटू n, मतलब 2 टू द पावर कितना हो गया, 2 इंटू 3 मीन्स 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, क्लियर है. वही अमॉन्ग ऑल द पॉसिबल रिलेशन बी टू जी हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी. तब कितने फंक्शन बी टू जी फॉर्म होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 2 टू द पावर m 2 टू द पावर कितना आ गया, 3 आ जाएगा, क्योंकि बी में कितने एलिमेंट है, बी टू जी कहा जा रहा है, बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और जी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है. तो B1 को रखने का कितना तरीका, 2 तरीका, B2 को भी रखने का कितना तरीका, 2 तरीका, और B3 को भी रखने का कितना तरीका, 2 तरीका. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो सेकेंड वाले का आंसर क्या आ गया, 8 आ जाएगा, और पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 2 टू द पावर 6 आ जाएगा. फिर थर्ड वाले में कहा क्या जा रहा है, लेट आर सच दैट बी टू बी be defined by r equal to x comma y such that x and y are the student of the same sex. Check whether r is an equivalence relation. ऑब्वियस है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये बी टू बी ही चेक किया जा रहा है ना. यहाँ पे जो डिफाइन है रिलेशन बी टू बी डिफाइन है, तो बी टू बी डिफाइन है, तो तुम्हारा क्या हो गया, B1 B2. देखो B1 B2, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं, मतलब कि B1 कॉमा B1. ऑब्वियस है कि B1 क्या है, मेल है, और B1 भी क्या है, मेल है, मतलब सेम सेम है. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो रहा है B2B. अगर वही बात करते हैं हम किसका, सिमेट्रिक का बात करते हैं, B1 कॉमा B2, तो B2 कॉमा B1 भी तो डिफाइन ही होगा, दोनों क्या आएगा, सेम सेक्स में ही आएगा, क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, B1 B2 डिफाइन हो रहा है, और B2 B3 भी डिफाइन हो रहा है, तो अब ये कि B1 B3 भी डिफाइन होगा, क्योंकि यहां भी क्या है, सेम सेक्स ही है. तो ये तुम्हारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया, 2 टू द पावर 6. कैसे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 टू द पावर m इंटू n होता है, क्लियर है. और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो f सच डेट क्या है तुम्हारा, A टू B है, A टू B है, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन m है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें m है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा, n टू द पावर m हो जाएगा. तो n टू द पावर m, तो यहाँ पे वैसे ही क्या, इसमें तुम्हारा कितने एलिमेंट है, 2 है, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 2 टू द पावर क्या आ गया, 3 आ गया, क्लियर है. और यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं कि ये इक्विवेलेंस क्यों होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, क्योंकि B1 अगर B1 मान लो बॉय है, तो B1 कॉमा B1 लिख रहे हैं, तो मतलब कि दोनों मेल मेल रह गया, ठीक है. अगर हम बात करते हैं क्या सिमेट्रिक का, B1 कॉमा B2, क्लियर है, तो B2 कॉमा B1 भी सेम ही होगा. अगर मेल मेल है तो B2 कॉमा B1 भी क्या होगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी मेल मेल ही रहेगा, क्लियर है. फिर हम वही बात करते हैं, B1 कॉमा B2 डिफाइन है कि दोनों मेल है, और B2 कॉमा B3 डिफाइन है क्या है, दोनों मेल है, तो B1 कॉमा B3 भी तो मेल ही होगा ना. तो ये क्या हो गया, ट्रांजेटिव भी हो जाएगा. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्लियर है.